ग्रहाधीनं जगत्सर्वं ग्रहाधीना नरावरा कालज्ञानं ग्रहाधीनं ग्रहकर्मफलप्रदा सृष्टिरक्षेण संहारः सर्वे चापि ग्रहानुगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज सोमवार है और उपस्थित हूँ एक छोटे से कार्यक्रम को लेकर के, जहाँ हम आपकी राशि से पहले मैंने बताया था कि गुरु और शुक्र की स्थिति क्या है। आज आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति और उस राशि के अधिपति की स्थिति कहाँ है, या फिर उस राशि से जो भी आपकी राशि है चंद्रमा की, जहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में, उस राशि से चंद्रमा खुद कहाँ बैठे हैं, उसका फल कैसा होता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए। स्थिति कुछ आजकल ऐसी रह जाती है हमारी कि हम रात रात भर जाग जाते हैं और कई बार प्रसन्न भी होते हैं और कई बार दुखी भी होते हैं। दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं। एक बात और बताऊं तो सबसे पहले बात बहुत पते की है। आप चाहे ज्योतिष को माने या ना माने, आप अपने कर्मों में अपने आप को इतना ज़्यादा लीन रखते हैं कि ग्रहों को समझने और ग्रहों को पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता है। और दरअसल ग्रहों को आप क्या पढ़ेंगे, आपने तो खुद को ही नहीं पढ़ा है। खुद को इतना वक्त आपने दिया कहाँ है कि ग्रहों के प्रभाव को समझ पाएं। एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप चाहे ग्रहों को माने ना माने, लेकिन संपूर्ण मनुष्य प्रजाति और संपूर्ण जीव और संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक ये ग्रहों के अधीन ही रह करके कार्य करता है। और उससे परे, ग्रहों से परे ग्रह की ही ऐसी स्थिति थी जिसने महाभारत का युद्ध करवाया था। ग्रहों की ही ऐसी स्थिति है कि आज हम कोरोना काल में जी रहे हैं। और एक बात बताऊं तो इससे अनभिज्ञ लोग ही इस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और दरअसल वो अपनी कम बुद्धिमता का परिचायक भी बन जाते हैं खुद से। एक बात बहुत गंभीरता से विचार करने वाली है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जो भी कर्म कर रहे हैं या जो भी जीव अपना कर्म कर रहा है, उसके कर्म की फल की स्थिति ग्रहों के द्वारा तय की जाती है। ग्रह ही ऐसे हैं जो सृष्टि के संभार के लिए और ग्रहों के आधार पर ही इस संपूर्ण विश्व की रचना होती है। ये ग्रह जो हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक भी अगर कहे जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बात बहुत विचारणीय है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो एक बात बता दूं, ये जो रंग आप देते हैं पूजा में, अबीर, गुलाल, चंदन, रोरी, अष्टगंध वगैरह, ये ग्रह ही के प्रतिनिधि होते हैं और ग्रह ही को दिए जाते हैं। अन्यथा इनका कोई मोल नहीं है। ये तो रंग रह के हो जाएंगे खाली। पूजा में जो इस्तेमाल करे जाते हैं पदार्थ, वो दरअसल ग्रहों के लिए ही दिए जाते हैं। यही बात है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने राशि से चंद्रमा की स्थिति क्या है, आने वाले दिनों में राशि के अधिपति से राशि के अधिपति कहाँ बैठे हैं ये बताऊंगा। जहाँ जैसे इनकी कुंडली में अगर देखता हूँ, ये धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली के लिए गुरु धनु लग्न के अधिपति होते हैं, मतलब लग्न के अधिपति कहे जाएंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में जो भी आपके जन्म की राशि हो, जन्म की राशि कहने का मतलब होता है, राशियां दो तरीके से देखी जाती हैं, यहां बताना जरूरी होगा। एक आपके नाम की राशि, वो जिस भी राशि से आपका वर्ण आता है नाम का, और दूसरी आपकी कुंडली में जब आपका जन्म हो रहा था तब उस समय चंद्रमा की स्थिति क्या थी। वस्तुतः दोनों का अपना अपना और अलग अलग महत्व होता है, परंतु सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ते देखा जाता है वो कुंडली के चंद्रमा के हिसाब से देखा जाता है, और वही महत्वपूर्ण भी होता है। एक बात यहाँ और बता दूं, आपके ऊपर और आपके व्यक्तित्व के ऊपर आपके राशि के अधिपति और राशि का दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। ये एक अलग विषय होगा जिस पे एक अलग कार्यक्रम लेकर के ही आऊँगा, लेकिन यहाँ बताऊँ
तो आपकी कुंडली जो मैंने बनाई है, यहाँ धनु लग्न की कुंडली बनाई है, यहाँ राशि कौन सी बनी? चूंकि चंद्रमा अगर धनु राशि के बैठे हैं तो कहने का मतलब है कि इस जातक की राशि जो है वो धनु है और लग्न भी धनु ही है। ये दोनों एक कैसे हो गए, अब इसको समझते हैं। दरअसल आपकी जन्म कुंडली में ये पहला भाव होता है। इस पहले भाव में जो अंक लिखा हो उस अंक पे जो राशि बनती हो ना, जैसे 9 नंबर लिखा है तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। 9वें नंबर की राशि कौन सी होती है? धनु राशि। आपकी कुंडली में यहाँ 9 नंबर लिखा है तो ये धनु राशि हो गई, सीधी सी बात है। और अगर वहीं पे चंद्रमा बैठ जाते हैं, मतलब ये है कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा उस समय उसी राशि में गोचर कर रहे थे और ठीक सूर्योदय के समय लग्न में यही राशि बन रही थी, मतलब पूर्व दिशा से इसी राशि का उदय होना तय माना जा रहा था। ये दोनों बातें बिल्कुल एक नहीं हो सकती हैं, दोनों अलग है, एक जहां सूर्य और दूसरा जहां चंद्रमा। अब उसके बाद मैं ये बात कर रहा था कि जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठे हों, आप अपनी कुंडली में सिर्फ ये देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं और वो जहाँ बैठे हैं वहाँ से उस राशि के अधिपति की स्थिति कहाँ है। मतलब इस राशि के अधिपति, ये धनु राशि हुई, धनु राशि के अधिपति कौन होंगे? देवगुरु बृहस्पति। अब अगर वो जन्म कुंडली में नवें जा रहे हों, अपने इस राशि से 9वें भाव में जा रहे हों, तो ये एक राजयोग हो जाता है और ये व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली प्रायः असफलताओं के स्थितियों को कम कर देता है। बात समझ में आई? सिर्फ यही देखना है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ ये देखना है कि आपकी कुंडली में राशि कहाँ बन रही है। मतलब आपकी कुंडली में 1 से लेकर के 12 तक, अगर मान लीजिए यहाँ धनु लग्न बन रहा है और चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं तो आपकी राशि धनु हो जाती है। अगर 10 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी राशि मकर हो जाती है। अगर 9, 11 में बैठे हैं तो आपकी राशि कुंभ हो जाएगी। अगर यहाँ 12 में बैठे हैं तो आपकी राशि मीन हो जाएगी। अगर चंद्रमा 1 नंबर में बैठे हैं तो मेष राशि हो जाएगी। अगर 2 में बैठे हैं तो वृषभ राशि। अगर चंद्रमा 3 में तो मिथुन। अगर 4 में तो कर्क, 5 में तो सिंह राशि के होंगे, 6 में होंगे तो चंद्रमा कन्या राशि का निर्माण होगा, 7 में होगी तो तुला राशि बन जाएगी, 8 नंबर में वो वृश्चिक राशि के हो जाएंगे, 9वें नंबर में वो धनु के हो जाते हैं। अब यहाँ देखना क्या है कि जो भी राशि बन रही है, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहाँ से उस राशि के अधिपति की स्थिति क्या उस भाव से, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वें में है। अगर वो 9वें में होंगे तो ये एक राजयोग की भांति फल करेंगे। और एक बात बता दूं, अगर वो 8वें भी जा रहे हो ना तो थोड़ी सी परिस्थितियों को प्रतिकूल तो जरूर करेंगे, लेकिन राजयोग का फल मिलता रहेगा। ऐसी स्थिति में कि अगर सिर्फ हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं कि राशि के अधिपति ने भाव कौन सा पकड़ा है और उसकी राशि से स्थिति कौन से भाव में जा रही है, सिर्फ 9वां देखना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए एक बात बताता हूँ, ग्रह दरअसल जो फल करता है वो कई चीज़ों को पार करता है तब जाकर के फल करता है। मतलब कई चीज़ों को पार करने का मतलब है कि वो पहले अपने भाव को देखेगा, वो कहाँ बैठा है देखेगा, किस राशि से दृष्ट हो रहा है, किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, पोजिशनिंग कुंडली में क्या बन रही है, दशा कैसी चल रही है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ग्रह किसी एक प्रकार का फल या कई प्रकार का फल करता है। ये बहुत समझने वाली बात है और फलादेश यूं ही न कर देना किसी का। कई बार अपनी विद्वता व्यक्ति सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोल बैठता है जो कि सही नहीं होता है। इसका अध्ययन बहुत बारीकी से और सुई में जिस तरीके से धागा लगाया जाता है किसी वृद्ध के द्वारा, गौर करिएगा, सुई में जिस तरीके से धागा लगाया जाता है किसी वृद्ध के द्वारा, ठीक उसी तरीके से कुंडली का फलादेश किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। वृद्ध को देखा है ना, वो कैसे सुई में धागा लगाते हैं, क्योंकि उनकी नेत्र की ज्योति कमजोर होती है। और ठीक वही स्थिति एक ज्योतिषी की भी होनी चाहिए। उसको ये मान करके चलना चाहिए कि नहीं, मुझसे भी आगे कोई है और मुझसे भी आगे कोई मेरा रास्ता दिखाने वाला है, जो स्वयं साक्षात ग्रह ही होते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आपको मैंने ये समझाने में जो ताकत लगाई है उसका फल आपको मिल गया होगा।
और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, आपकी कुंडली में जो भी राशि बन रही है उस राशि के अधिपति अपने उस भाव से अगर 9वें भाव में बैठे हैं तो ये अच्छी बात होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने ज्योतिषीय विषय के साथ, या पता नहीं देखते हैं क्या बनाता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।